हेलो फ्रेंड्स, आपसे एक हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने आपकी सीरीज़ चला रखी थी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि आपकी उड़ान सीरीज़ थी जो, और इसमें हमने जो आपके चैप्टर वाइज करा रहे थे, इसमें आपके क्या क्या पिछली वीडियो में हमने आपका पारिस्थितिकी अनुकूलन के नियम से संबंधित सारा चैप्टर पूरा देख लिया था, जिसमें आपके ग्लोर का नियम, एलन का नियम, बर्गमान का नियम, रेचस का नियम, हिम्टल, ये सारे हो गए हैं। अब जो हम करा रहे हैं वो है आपका स्थलीय पिरामिड। सेकेंड चैप्टर है आपका स्थलीय पिरामिड, जिसमें आपका टुंड्रा, वन पारितंत्र, वन पारितंत्र के प्रकार। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टुंड्रा रहेगा। क्या रहेगा? टुंड्रा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, पारिस्थितिकी जो स्थलीय परितंत्र है उसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्थलीय पारितंत्र। तो इस पहले हम पूरा स्थलीय पारितंत्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टुंड्रा है वो टुंड्रा को देखेंगे। टुंड्रा के बाद ही हम कुछ और पर चलेंगे। फिर आपके जैसे वन परितंत्र है, वन पारितंत्र के प्रकार हैं, ये सभी आएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात किसकी करेंगे? टुंड्रा की करेंगे। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और निर्जीव दोनों के समुदायों का एक संग्रह है जो आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि कई पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर और विश्व के जल में स्थापित है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र हैं जो केवल भूमि पर पाए जाते हैं। एक पारितंत्र में पाए जाने वाले जैविक घटकों में विभिन्न जीवन रूप शामिल होते हैं, जैसे कि पादप और पशु। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वे पारितंत्र होते हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? भूमि पर पाए जाते हैं, और इसमें पादप और पशु जैसे जैविक घटक शामिल होते हैं। फिर है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले अजैविक या निर्जीव घटकों में विभिन्न भूमि रूप एवं जलवायु शामिल होते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाया जाने वाला स्थलीय पारितंत्र का एक प्रकार इस पर निर्भर कर सकते हैं, यानी कि किसी विशेष स्थान पर अगर कोई पारितंत्र पाया जाता है, स्थलीय पारितंत्र, तो उनके प्रकार किन पर निर्भर होंगे? तो स्थलाकृतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि आपकी घाटियाँ, पर्वत, मैदान और पठार। वहीं उच्चावच एवं अक्षांश के आधार पर विविधता, मृदा की गुणवत्ता, वर्षा की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, साथ ही तापमान, परास, इन सभी पर ये आपके निर्भर होते हैं। क्या? तो स्थलीय पारितंत्र आपके इन सभी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे है एलन जो है, एलन महोदय का जो नियम है, उन्होंने कहा है कि शरीर से होने वाले ताप ह्रास को रोकने के लिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के अंग पर छोटे छोटे आकार के होते हैं। क्या होते हैं? शरीर से होने वाले जो ताप यानी कि जो गर्मी घटती है, उसको रोकने के लिए ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले जंतु के जो अंग होते हैं वो छोटे छोटे आकार के होते हैं। इसी में है स्थलीय परितंत्र के प्रकार, जिसमें आपका टुंड्रा आता है। टुंड्रा आता है वनस्पति, टुंड्रा आता है, वन पारितंत्र आता है, घास पारितंत्र आता है, और मरुस्थलीय पारितंत्र आता है। टुंड्रा में आपके अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा आते हैं। वन पारितंत्र में आपके शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन आते हैं। स्थलीय पारितंत्र अब आएगा टुंड्रा। टुंड्रा पारितंत्र टुंड्रा का अर्थ है उच्च भूमि। टुंड्रा पारितंत्र वृक्षहीन क्षेत्र है जो कि पर्यावरणीय दिशाएं गंभीर होती हैं। टुंड्रा प्रदेशों में क्या है? तो पर्यावरणीय जो दिशाएं होती हैं वो काफ़ी गंभीर होती हैं, और टुंड्रा का अर्थ होता है उच्च भूमि। फिर आता है कि टुंड्रा का जो विस्तार है वो बर्फीले ध्रुवों से सटे क्षेत्रों में होता है। अधिकांश क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप, रूस, साइबेरिया तक है। टुंड्रा पारितंत्र में वर्ष भर सूर्य के प्रकाश एवं तापमान का अभाव रहता है तथा वर्षा हिमपात के रूप में होती है। जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताओं में है कि यहाँ का जो कठोर जलवायविक दिशाएं होती है, यानी कि शीत ऋतु एवं वायु होती हैं। साथ ही सर्दियाँ लंबी तथा कठोर होती हैं। यहाँ तनेदार वृक्ष नहीं उगते। जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वहाँ पर तनेदार वृक्ष नहीं उगते हैं, और यहाँ की जो सर्दियाँ हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं। ग्रीष्म काल शांत एवं छोटा होता है। इसमें केवल लाइकेन, सेज और काई तथा कहीं कहीं छोटी घास भी उगती है। इसी के साथ आगे है कि यहाँ विश्व की कुल संपदा, यहाँ पर विश्व की कुल पादप
प्रजातियों का लगभग 3% भाग ही विकसित हो पाता है, क्योंकि सौर प्रकाश का अभाव होता है, जिसके कारण यहाँ विश्व की कुल पादप प्रजातियाँ जो है उनका लगभग 3% भाग ही विकसित हो पाता है। साथ ही वर्षा की ऋतु यानी कि वर्षा के दौरान जो वर्षा अल्प एवं मुख्य रूप से हिमपात के रूप में होती है और एक वर्ष में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं इसकी मृदा यानी कि मिट्टी, तो यहाँ परमाफ्रॉस्ट अथवा ऐसी मृदा जो वर्ष भर जमी रहती है तथा पोषक तत्वों की कमी होती है। यहाँ अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं तथा उभयचर एवं सरीसृप की अनुपस्थिति होती है। और यहाँ की जैव विविधता तथा जैव भार जो है वो बायोम जो है ये आपका निम्न होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो टुंड्रा और ये जो टुंड्रा प्रदेश है आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा शामिल है। आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्राओं में जो क्या अंतर है वो देख लेते हैं। इनका जो वितरण है, आर्कटिक टुंड्राओं का जो वितरण है वो उत्तरी गोलार्ध में यह ध्रुवीय आइस कैप के नीचे तथा वृक्ष सीमा जो है के ऊपर एक सतह बेल्ट के रूप में फैली हुई है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में यह अंटार्कटिका और फॉकलैंड द्वीप के कुछ हिस्सों तक सीमित है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सभी क्या हैं, ये आपके आर्कटिक द्वीप समूह पर फैले हुए हैं। और यहाँ की वनस्पति कैसी हैं, तो वनस्पतियों में आप काई, लाइकेन, झाड़ी, सरपत आदि जैसी आप आर्कटिक टुंड्रा में वनस्पति पाई जाती हैं। जंतुओं में देखें तो आर्कटिक लोमड़ियाँ, ध्रुवी भालू, कारीबू, कस्तूरी व्हेल और रेनडियर जैसे आदि जंतु पाए जाते हैं। वहीं आपकी अल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो यह किसी भी अक्षांश पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वृक्ष रेखा के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर अल्पाइन टुंड्रा और यहाँ पर वृक्ष रेखा के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो ये विशेष रूप से हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, तिब्बती पठार, साथ ही आपके काकेशस पर्वत, अमेरिकन कार्डिलेरा आदि की ऊंची चोटियों पर देखे जाते हैं। और जो अल्पाइन टुंड्रा की जो वनस्पतियां हैं उसमें आपकी मॉस, सेज, लीवरवर्ट्स, घास आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। और अल्पाइन टुंड्रा पर तो जंतुओं में आपके अल्पाइन पीका, गिलहरी, पर्वतीय बकरी, बारहसिंगा, कस्तूरी बैल आदि तरीके के जंतु पाए जाते हैं। तो ये तो आपके आर्कटिक और टुंड्रा से आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा से संबंधित हो गए। तो अब आप बात करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड के नीचे आपका इस जगह पे उत्तरी अमेरिका है। ये आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। टुंड्रा में अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा हो गए हैं। अब आएगा आपका वन पारितंत्र। वन पारितंत्र में शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वनों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे वन परितंत्र। पारितंत्र ये पहुँच गए। थ्योरी में है कि वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत वन में परस्पर संबंधी पद्धतियों, प्रक्रियाओं, वनस्पतियों, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों का वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है। जो वन पारिस्थितिकी होती है उसके अंदर क्या होता है कि वन से संबंधित आपकी उसकी पद्धतियाँ, प्रक्रियाओं, वनस्पतियों और वन के पशु, साथ ही वहाँ की पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जो वन पारितंत्र हैं वो विभिन्न प्रकार के जैविक, अजैविक घटकों के मध्य परस्पर आदान प्रदान द्वारा एक गतिशील संकुल का निर्माण करता है। और इस परितंत्र में वृक्ष जो होते हैं वो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। साथ ही वन परितंत्र हेतु अनिवार्य तत्व में आपके तापमान, आर्द्रता और मृदा आती हैं। जलवायु तथा मृदा का स्वरूप यह तय करता है कि वनस्पति का जो वितरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। आगे है कि वन परितंत्र होता है उनको 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि आपका शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः सभी वन बायोम उत्तर से दक्षिणी अक्षांश या फिर उच्च से निचले स्तर तक एक ढाल पर व्यवस्थित होते हैं। वहीं वन पारितंत्र के प्रकारों में सबसे पहले हम चलेंगे शंकुधारी या टैगा वन।
तो ये शंकुधारी या टैगा वन जो होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा से दक्षिण में समशीतोष्ण वनों के मध्य स्थित होते हैं और इसे बोरियल वन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो शंकुधारी और टैगा वन होते हैं उन्हें कह सकते हैं कि इन्हें बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। और ये आपके कहाँ पर, तो ये उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा से दक्षिण में समशीतोष्ण वनों के मध्य स्थित होती हैं। वहीं इनके वितरण की बात करें तो जो शंकुधारी वन का जो विस्तार है वो सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, अर्थात एक निरंतर पट्टी के रूप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तक आपके शंकुधारी वनों का विस्तार होता है तथा जैव विविधता और उत्पादकता पर वन पारितंत्र में सबसे कम होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे अब आएगा आपका कि दक्षिणी गोलार्ध के उच्च आच्छांसी महाद्वीपों के सक्रिय होने के कारण ये अनुपस्थित होते हैं तथा अन्य भागों में ऊंचे कोणधारी वृक्ष मिलते हैं। वहीं आगे है कि आर्कटिक वृत्त आपका 66.1/2 डिग्री के चारों तरफ यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? तो शंकुधारी वन। इसी के साथ है अजैविक घटक इसमें। तो निश्चित मौसम इस तरह के वन क्षेत्रों में लंबे समय तक कठोर शीत ऋतु तथा वर्षा अच्छी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी तथा शीत ऋतु अधिक लंबी होती है। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के बर्फीले तूफान तथा यूरेशिया में स्थानीय पवन चलती हैं। बरसेट की बात करें तो वर्ष भर अच्छी वर्षा होती है, साथ ही ठंडी जलवायु के कारण अधिक सर्दी व कम गर्मी होती है यहाँ पर। ठीक है, आगे है मृदा का प्रकार। तो मृदा के प्रकार में अगर बात करते हैं तो पार्टजोलाइज मिट्टी यानी कि अम्लीय, अत्यधिक निच्छालित तथा खनिज की कमी होती है क्योंकि चट्टानों का अपचय ठंडे वातावरण में धीरे धीरे कम होता है तथा पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है। तो ये जो आपके टुंड्रा प्रदेश है, जो वन पारितंत्र है, वन पारितंत्र में आपके शंकुधारी वन आते हैं यानी कि टैगा वन, उनमें हमने अजैविक घटक से संबंध देख लिया। अब बात करेंगे जैविक घटक। तो ये आपके शंकुधारी वनों में जो जैविक घटक हैं वो कैसे हैं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति या वनस्पतियाँ अधिकतर वृक्ष शंकुधारी सदाबहार होते हैं। आकार में शंकुआकार, मोटी, चमड़े एवं सुई के आकार के पत्ते होते हैं ताकि जो वाष्पोषण होता है वो उनमें कम हो साथ ही जो पत्तियां हैं वो बर्फ़, जो उन पत्तियों पर बर्फ़ भी ना रोके क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो शंकुआकार, मोटी और चमड़े जैसी एकदम सुई के आकार की होती है ताकि उन पे जो बर्फ़ है वो ना चिपके। आगे है कि सर्वाधिक मिलने वाली वनस्पतियाँ शंकुधारी सदाबहार हैं जिसमें अधिकतर इसमें किस तरीके के पौधे होते हैं, तो आप उसमें चीड़, देवदार, फर्न, स्प्रून आदि हैं जो मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष होते हैं। जंतुओं में बात करें तो मिंक, सफ़ेद लोमड़ी, भेड़िया, समूर, साइबेरियन क्रेन आदि यहाँ के प्रमुख जंतु होते हैं। कहाँ के? तो शंकुधारी वनों में। ठीक है, यानी कि आपके टैगा वनों में। आगे देखेंगे तो आगे है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष यहाँ की विशेषता हैं। ये वृक्ष शरद ऋतु में अपने पत्ते त्याग देते हैं। इन्हें शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार तथा शीतोष्ण वर्षा वन गोलार्ध तटीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। अब शंकुधारी वन के बाद अब आएंगे शीतोष्ण वन। तो शीतोष्ण वन के बारे में इनका विवरण यानी कि इसके बारे में देखते हैं कि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, दक्षिण यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि में पाए जाते हैं। और जो शंकुधारी जो वन है ये आपके ध्रुवीय क्षेत्रों, बोरियल वनों की ढलान के अंदर की तरफ रहते हैं तथा उष्णकटिबंधीय में जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वनों के ढलान से अंदर की तरफ के मध्य मिलते हैं। शीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन जो हैं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनों के अजैविक घटकों में ये आर्द्र एवं उष्ण ग्रीष्म ऋतु, ठंड एवं वर्षा सहित शीत ऋतु पाई जाती है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो औसतन मध्यम तापमान तथा प्रचुर मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ भिन्न भिन्न मौसम पाए जाते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है ये आपकी आल्फीशोल या भूरी बन्नी मिट्टी पाई जाती है जो पृथ्वी का सबसे उत्पादन वाला क्षेत्र होता है। शीतोष्ण वन
आपके अजैविक जैविक घटक, जिसमें आपकी वनस्पतियाँ चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष जैसे कि ओक, द्विफल भोज, झाड़ियाँ, बारहमासी जड़ी बूटियाँ तथा घास आदि शामिल हैं, जो सर्दियों में अपने पत्ते गिराती हैं तथा बसंत में नए पत्ते आ जाते हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो इस जंतुओं में आपकी गिलहरी, शिशुधानी थैली जंतु जैसे कि भूरा भालू, चमगादड़, चूहे जैसे अधिकांश कशेरुक या अकशेरुकी पाए जाते हैं और समुदाय के विविधतापूर्ण समूह के साथ ये सबसे समृद्ध वन के रूप में जाते हैं, जो इन्हें पृथ्वी के सर्वाधिक बड़े बायोम में से एक बनाता है। और ये हो गया शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन के बाद आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये आपके भूमध्य रेखा के आसपास आर्द्र उष्णकटिबंधीय उच्च तथा निम्न भूमि में पाए जाते हैं। इस तरह के जो वन हैं उनका जो विस्तार है वो कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों में होता है और ब्राज़ील में इन्हें सैलवास कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को ब्राज़ील में सैलवास कहा जाता है। अजैविक घटक में यहाँ की जो आर्द्रता एवं जो उच्च तापमान है वो लगभग एक समान रहता है। वर्षण यानी कि वर्षा की बात करें तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक समान रूप से पूरे वर्ष भर होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यहाँ की जो मिट्टी है यानी कि मृदा वो लाल टेलोसोल यानी कि निच्छालन की उच्च दर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है, किंतु जब इसे परती छोड़ दिया जाता है तो पोषक तत्वों के साथ फिर से जीवित हो सकती है। वहीं इसके जैविक घटकों की बात करें तो वनस्पतियाँ यहाँ पे अत्यधिक विविधता पाई जाती हैं। चौड़ी पत्ती वाले ऊंचे वृक्ष होते हैं जैसे कि आवृत बीजी और अपेक्षाकृत कम अनावृत बीजी पाए जाते हैं। इसके अलावा लीवर वाटर्स, लताएं, फर्न, काई, लाइकेन, शैवाल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक सघन वनस्पतियाँ लंबे पेड़ों के साथ लताओं, लियानाओं, ब्रोमेडिल्स से ढकी रहती है। ऊंचे तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा दृढ़ होती है। यहाँ घना वृक्षावरण तथा मोटे तनों वाले वृक्ष उपस्थित हैं जो सूर्य के प्रकाश को भूमि पर नहीं आने देते हैं। जंतुओं की बात करें तो प्रमुख जीवों में बंदर, गैंडे, जंगली सूअर, शेर, हाथी, बड़ी संख्या में कीट, पक्षी आदि पाए जाते हैं। तो ये जो आपके थे वन से संबंधित वन पारितंत्र, जिसमें आपके शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इधर आपका टुंड्रा में अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे घास परितंत्र और मरुस्थलीय परितंत्र। घास परितंत्र तो घास एवं झाड़ियाँ जो कि पौधों के विस्तारित आवरण वाली वनस्पतियों के वर्चस्व वाला क्षेत्र घास परितंत्र कहलाता है। घास परितंत्र के साथ विभिन्न प्रकार के तृणेतर समूह यानी कि द्विबीज पत्ती जाति भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर फली जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही अधिकतर घास स्थलीय क्षेत्र कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहां बाष्पीकरण की उच्च दर होने के कारण भूमि शुष्क हो जाती है। घास स्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, जिससे वन का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। घास स्थल में औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग भूमि सतह के नीचे अवस्थित रहता है। साथ ही घास के मैदान पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर हैं, जो शीतोष्ण तथा उष्ण दोनों क्षेत्रों में मिलती है। साथ ही यह जो घास पारितंत्र है ये आपका चमड़ा व दुग्ध उद्योग का आधार है। घास के मैदानों में जेब्रा, गधा, चिकारा चरते हुए पाए जाते हैं। वहीं घास के मैदानों में आपको सरीसृपों, कृंतकों तथा कीटों की बहुत बड़ी संख्या घास के मैदानों में पाई जाती है। इसी के साथ है कि विश्व के 20 से 40% स्थल क्षेत्र को समाहित करता है। घास के मैदानों में वर्षा जो है वो आपकी 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह किसी वन क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु इस क्षेत्र में रेगिस्तान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और आदर्श घास के मैदान सामान्यतः समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः यह उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
शेष भारत के जो घास के मैदान हैं उनमें आपके स्टेपीज तथा सवाना के मिश्रण मिलते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे तो विस्तृत भूभाग में पेरी उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि जो पेरी जो घास के मैदान है ये आपकी उत्तरी अमेरिका में मिलती है। वहीं स्टेपी की बात करें तो ये यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिम रूस में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि स्टेपीज और सवाना के मध्य मुख्य अंतर यह है कि स्टेपी में चारा केवल छोटे आर्द्र मौसम के दौरान ही प्राप्त होते हैं, जबकि सवाना मैदान की जो घास है वो चारा के रूप में न केवल आर्द्र मौसम में तेजी से बढ़ती है बल्कि शुष्क मौसम में भी पुनरुत्पादित होती रहती है। सवाना पारितंत्र में निषेध जो है वो कम उत्पादकता के बाद भी शाकाहारी प्राणियों की विविधता का सूचक है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं तो जेब्रा जो है वो ऊंची घासों के ऊपर भाग को खाता है और जो जिराफ है वो आपकी पत्तियों पर निर्भर रहते हैं। वाइल्ड बीस्ट जो कम ऊंचाई की घासों का व गैजल हिरन परिवार का सदस्य सबसे छोटी घासों का चारण करते हैं। इसी में आगे है कि घास परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। जो घास स्थल परितंत्र होते हैं उन्हें सवाना परितंत्र भी कहते हैं। ये उष्ण व शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। घास के मैदानों को विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका आता है कि जो घास स्थल थी एक साइड भौगोलिक क्षेत्र, पेरी घास स्थल जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपीज आपके यूरोप एवं उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना व उरुग्वे में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया, कैटरबरी जो घास के मैदान है ये न्यूजीलैंड में, बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, पुस्टाच घास के मैदान हंगरी, साथ ही कंपोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका यानी कि ब्राज़ील, लानोस आपके जो है वो दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में, और जो अंटार्कटिका है वो एकमात्र महाद्वीप है जहाँ घास परितंत्र नहीं पाया जाता है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर घास परितंत्र नहीं पाया जाता है। अब उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में आपकी पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में आपके लानोस या पंपास, वहीं आपके यूरोप है ये आपका अफ्रीका में सवाना, बेल्ट, स्टेपीज, एशिया टोटल दिया गया है। इसी में आगे है कि जो सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान है इन्हें बृहद शिकार का प्रदेश कहा जाता है। जो घास के जो मैदान है सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान, इन्हें बृहद शिकार का प्रदेश कहा जाता है। वितरण में देखें तो भूमध्य रेखीय वनों एवं व्यापारिक पवनों के गर्म रेगिस्तान के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। अजैविक घटक में अगर बात करते हैं तो एकांतर यानी कि बारी बारी से गर्म वर्षा काल तथा शुष्क शीत मौसम यहाँ पर आता रहता है। स्थानीय पवन की बात करें तो गिनी तट पर हर्मटन पवन चलती है और मिट्टी में आपकी अल्फीशोल्स तथा आल्टीसोल ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अजैविक की बात करते हैं तो सवाना वाले क्षेत्र में अजैविक जो वनस्पतियां हैं उसमें आपकी लंबी घास, छोटे आकार के वृक्ष जिनकी लंबी जड़ें जो जल को संग्रहित कर लेती हैं, जैसे कि आपकी बोतल वृक्ष, और साथ ही जो जंतु हैं यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के जंतु पाए जाते हैं। वहीं अगर आपकी स्टेपी शीतोष्ण घास मैदानों की बात करते हैं तो यहाँ पर तटवर्ती प्रभाव से दूर महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका में पेरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आदि मिलते हैं। तो जो स्टेपी घास के मैदान हैं यहाँ पे अजैविक घटकों में आपके महाद्वीपीय जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में गहन रूप से नहीं पाई जाती है। स्थानीय पवन में आपकी कनाडा, अमेरिका में चिनूक और स्विट्जरलैंड में फॉन है। मृदा में आपका चरनोजम मृदा पाई जाती है और वनस्पति छोटे आकार के स्टेपी घास के मैदान वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। गेहूं की व्यापक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंतु में तो मुख्य रूप से जो पालतू जानवर जो होते हैं जैसे कि मवेशी, भेड़, सूअर आदि पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदानों में। अब बात आती है मरुस्थलीय पारितंत्र। तो मरुस्थलीय पारितंत्र में आपका जो है ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर ऐसे विशिष्ट पौधे एवं जंतु समुदाय पाए जाते हैं
जो कठोर जलवायु के प्रति अनुकूल हों। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थल निर्मित हो जाते हैं। भारत में जो मरुस्थलीय पारितंत्र एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसे कि थार मरुस्थल है, ये विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। मरुभूमि पारितंत्र में बहुत लंबे समय तक आर्द्रता की कमी रहती है। अधिकतर मरुभूमि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की उष्णकटिबंधीय कर्क तथा मकर रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपके 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती हैं। मरुस्थल धरातल का लगभग 1/7 भाग पर फैले हुए हैं। तो थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल जो है ये आपका भारतीय मरुस्थल है, जो कि आपका अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब मरुस्थलों के प्रकार, जो मरुस्थलीय पारितंत्र है उसके प्रकार में आपका गर्म मरुस्थल आएगा। तो गर्म मरुस्थल का क्या है? ये आपका उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर पाए जाते हैं। अजैविक घटक में आपके गर्म मरुस्थल में दैनिक ताप जो होता है वो अत्यधिक होता है। 135 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। मृदा यहाँ की लवड़ी रेतीली मृदा जिसमें जल धारण क्षमता निम्न होती है। जैविक घटक में तो यहाँ की जो वनस्पति है उसमें आपको जेरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोध झाड़ियाँ, खजूर, बबूल आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जंतु में बात करें तो सरीसृप, शिशुधानी थैली वाले जंतु, स्तनधारी जैसे कि ऊंट, साई, हाइनास की विविधता प्रजाति पाई जाती हैं। इधर है मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण मरुस्थल। ये मरुस्थल महाद्वीप का आंतरिक भाग चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरे होते हैं। साथ ही तापांतर की वार्षिक पारास गर्म रेगिस्तान की तुलना में अधिक होते हैं। चरम तापमान निम्नतर बना रहता है, यानी कि ठंडी हवा के साथ अत्यधिक शीत यानी कि ठंडी रहती है। वनस्पतियों में आपके अल्पाइन, समुद्रभेद, घास, बुशेस, झाड़ियाँ आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। जंतुओं में आपका बैक्ट्रियन ऊँट, एशियाटिक बकरा, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया आदि यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति में रूपांतरण में जैसे कि भूमिगत जो जल का दोहन करने के लिए विस्तारित जड़ प्रणाली पाई जाती है। साथ ही बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ऊपरी जो परत होती है वो मोटी परत तथा धंसे हुए रंध्र होते हैं। इन जो वनस्पतियाँ हैं इनकी ये विशेषताएं होती हैं। यहाँ की जो मरुस्थलीय जो एरिया होती है वहाँ की जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो आकार में छोटी तथा कांटों में होती हैं। चमड़े के समान कठोर एवं मोटी पत्तियों में बदल जाते हैं, ये देख सकते हैं। फिर है कि पानी के भंडारण के लिए विशाल मांसल रसीले तने तथा जो पत्तियां हैं उनमें कुछ पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण के लिए तने में क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही मरुस्थलीय वनस्पतियां वर्षा न होने पर वर्षों तक निष्क्रिय बनी रहती हैं। तो ये तो हो गया मरुस्थलीय वनस्पतियों में रूपांतरण। अब मरुस्थलीय जंतुओं में रूपांतरण कैसे होता है? तो मरुस्थलीय जंतु सूर्य की गर्मी को बचाने के लिए रात में सक्रिय होते हैं। साथ ही वसा को अपने कुवड़ में संग्रहित करके भोजन के बिना महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये रहा कुवड़, इसमें क्या करते हैं, ये अपने भोजन को जमा कर लेते हैं जिससे ये महीनों तक जीवित रह सकते हैं। पानी को संरक्षित करने के लिए ठोस मूत्र का त्याग करते हैं। जैसे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो कि पानी के बिना कई दिनों तक यात्रा कर सकता है। एक बार में कई गैलन पानी पी सकता है। साथ ही पसीने के माध्यम से जल हानि से बचने के लिए शरीर का तापमान बदल सकते हैं। वही खरई ऊँट मरुस्थलीय जंतु तेज धावक होते हैं। यहाँ के जंतुओं में शारीरिक व्यवहारिक रूप से रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण ये तेज दौड़ने में सक्षम होते हैं। वही है मरुस्थलीकरण वर्तमान में सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के कारण शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क व उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि की जैविक क्षमता का विनाश मरुस्थलीकरण ही कहलाता है। कारण है भूमि प्रबंधन यानी कि निर्वनीकरण, अत्यधिक चराई, गहन कृषि, विकासात्मक गतिविधियाँ,
असंगत सिंचाई आदि इसके प्रमुख कारण हैं।